बीरबल की सूझ से हुआ न्याय। ये दृश्य देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर अब भी प्रश्न चिन्ह था। बीरबल, ये कैसा न्याय है? इस सूर्योदय और उस रहस्यमय खाली घड़े का इस चोरी के मामले से क्या संबंध है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर उत्तर दिया, जहां पनाह, संबंध बहुत स्पष्ट है। मैंने रात को दोनों दावेदारों को एक ही शर्त रखी थी। उन्हें अपना अपना कीमती सामान एक घड़े में बंद करके रखना था और उस पर निगरानी रखनी थी। उन्होंने आगे बताया, मैंने चोर को यह भय दिलाया था कि सूर्योदय होते ही घड़े के अंदर रखी वस्तु चमत्कारी रूप से दोगुनी हो जाएगी। लालच में आकर चोर ने सुबह होने से पहले ही अपना घड़ा ये सोचकर खोल दिया कि वो रात में ही लाभ उठा लेगा। लेकिन उसने घबराकर अपनी चीजें वहीं छोड़ दी ताकि चोरी सिद्ध न हो। जबकि ईमानदार व्यक्ति ने मेरे आदेश का पालन किया। जिसका घड़ा खाली मिला वही सच्चा चोर है, जिसने तत्काल लाभ के लिए धैर्य और नियम तोड़ दिया। सूझबूझ से झूठ और सच का अंतर अब सबके सामने है। अकबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बीरबल के इस अनोखे तर्क को सुनकर सारा दरबार अचंभित रह गया। चोर, जो अब तक आत्मविश्वास से बैठा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया। जब शाही सिपाहियों ने दोनों घड़ों की जांच की तो चोर के घड़े में न केवल चोरी का माल मिला, बल्कि यह भी स्पष्ट हो गया कि वो ढक्कन हटाकर जल्दी से लाभ कमाना चाहता था। उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया और जमीन पर गिरकर बादशाह से माफी मांगने लगा। अकबर ने आदेश दिया कि चोर को कारागार में डाल दिया जाए और ईमानदार व्यापारी का सारा खोया हुआ धन और सम्मान तुरंत लौटाया जाए। संतुष्ट बादशाह ने सिंहासन से उठकर बीरबल की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ सचमुच अनमोल है। तुमने न केवल न्याय किया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि लालच में की गई जल्दबाजी हमेशा सच्चाई सामने ले आती है। दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। दरबार समाप्त होने पर वो निर्दोष व्यापारी, जिसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, बीरबल के चरणों में गिर पड़ा। उसने कृतज्ञता से भरे स्वर में कहा, बीता हुआ धन वापस मिल सकता था, लेकिन मेरा सम्मान और मेरी सत्यनिष्ठा केवल आपकी बुद्धिमत्ता से वापस आई है। आपने मुझे कलंक से बचाया, हुजूर। बीरबल ने उसे उठाया और प्रेम पूर्वक कहा, सत्यनिष्ठ व्यक्ति को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। लालच और झूठ की नींव हमेशा कमजोर होती है और थोड़ी सी सूझबूझ से ही उसका पर्दाफाश हो जाता है। इस न्याय की कहानी पूरे आगरा में फैल गई। लोगों ने यह समझा कि बादशाह अकबर का दरबार केवल शक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि बीरबल जैसे रत्नों के कारण सच्चे न्याय का मंदिर भी है। अकबर भी इस बात से आश्वस्त हो गए कि बीरबल की उपस्थिति उनके शासन को न केवल मजबूत बल्कि न्यायपूर्ण भी बनाती है। अगले दिन भरे दरबार में बादशाह अकबर ने बीरबल को विशेष रूप से सम्मानित किया। उन्होंने अपने गले से मोतियों की एक शानदार माला उतारकर बीरबल की ओर बढ़ाई। मित्र बीरबल, अकबर ने स्नेह से कहा, तुमने मेरी आंखों पर पड़ा संदेह का पर्दा हटा दिया। ये न्याय केवल उस गरीब किसान को ही नहीं मिला, बल्कि इसने मेरे सिंहासन की गरिमा को भी बढ़ाया है। तुम्हारी सूझबूझ अमूल्य है। बीरबल ने झुककर माला स्वीकार की, पर तुरंत ही बोले, हुजूर, मैं तो केवल आपका सेवक हूं। यह आपकी न्यायप्रियता और सत्य के प्रति आपकी अटूट आस्था है, जो हमें सही मार्ग दिखाती है। मेरी सूझबूझ तो आपकी छत्र छाया में ही विकसित होती है। दरबार में मौजूद सभी दरबारी बीरबल की बुद्धि के साथ साथ उनकी विनम्रता के भी कायल हो गए। उन्होंने समझा कि बीरबल की महानता का रहस्य उनकी योग्यता और सादगी के अद्भुत मिश्रण में छिपा है। अकबर ने इस घटना को एक मिसाल के तौर पर दर्ज कराया, ताकि भविष्य में कोई भी लालच में आकर निर्दोषों को कष्ट न दे सके। अकबर बादशाह बीरबल की इस अपार सूझबूझ और विनम्रता से इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने भरे दरबार में घोषणा की, बीरबल, तुम केवल मेरे रत्न नहीं, बल्कि इस साम्राज्य की आत्मा हो।
तुम्हारी उपस्थिति ही ये सुनिश्चित करती है कि न्याय और धर्म का मार्ग कभी न छूटे। उन्होंने बीरबल को सम्मान स्वरूप एक बहुमूल्य जड़ाऊ कंठा भेंट किया और उन्हें राजकोष से 10,000 मोहरें देने का आदेश दिया। हालांकि बीरबल ने विनम्रतापूर्वक मोहरें लेने से मना कर दिया, पर बादशाह के स्नेह को स्वीकार करते हुए कंठा पहन लिया। इस घटना ने दरबारियों के मन में ईर्ष्या के बजाय गहन सम्मान का भाव भर दिया। प्रजा के बीच बीरबल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। अब जब भी कोई साधारण व्यक्ति किसी गंभीर संकट में फंसता तो उसकी पहली आस बीरबल ही होते थे। लोग जानते थे कि उनकी तीव्र बुद्धि और निष्पक्षता से ही सच्चा न्याय संभव है। इस तरह बीरबल की सूझबूझ केवल एक केस का समाधान नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य के लिए विश्वास की नींव थी। इस तरह राज्य में शांति और विश्वास का वातावरण बना रहा, पर चुनौतियां कभी समाप्त नहीं होती। कुछ ही हफ्तों बाद दरबार में एक और जटिल समस्या प्रस्तुत हुई। ये मामला दो किसानों के बीच एक पुराने कुएं के स्वामित्व को लेकर था। किसान रामू ने दावा किया कि उसने वर्षों पहले वो कुआं दूसरे किसान श्यामू से खरीदा था। श्यामू ने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन एक अजीब तर्क पेश किया। उसने कहा, हुजूर, मैंने रामू को केवल कुएं की जमीन बेची थी, उसके भीतर का पानी नहीं। अब वो मेरा पानी मुफ्त में इस्तेमाल कर रहा है। या तो वो मुझे पानी का किराया दे या फिर कुएं से मेरा पानी निकाल कर बाहर कर दे। ये सुनकर पूरा दरबार चकित रह गया। ये कैसा सौदा था? बादशाह अकबर भी इस तर्क की विचित्रता से परेशान हो गए। उन्होंने कई वकीलों और विद्वानों से राय ली, पर किसी की बुद्धि इस पहेली को सुलझा न सकी। अंततः निराशा में बादशाह ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार को पुकारा, बीरबल। उन्होंने जोर से कहा, तुम ही इस मूर्खतापूर्ण किंतु गंभीर विवाद का हल खोज सकते हो। बताओ, इस कुएं का असली मालिक कौन है, पानी वाला या जमीन वाला? बीरबल ने शांत भाव से आगे बढ़कर बादशाह को अभिवादन किया। उन्होंने दोनों पक्षों की ओर देखा और फिर पानी के मूल मालिक, जो बड़ा चालाक था, उससे सीधे सवाल किया, तुम दावा करते हो कि तुमने केवल कुएं की जमीन बेची है, पानी नहीं, और पानी अभी तुम्हारा है? जी हां, जहांपनाह, चालाक व्यक्ति ने गर्व से कहा। बीरबल मुस्कुराए। बहुत खूब। यदि यह सत्य है कि पानी तुम्हारा है, तो समस्या का समाधान सरल है। चूंकि तुमने कुएं की जमीन बेच दी है और अब उस जमीन का उपयोग करने का अधिकार नए मालिक का है, तो तुम्हें अपनी संपत्ति, पानी किसी और की जमीन में रखने के लिए या तो प्रतिदिन का किराया देना होगा, या फिर तुम्हें तत्काल अपना सारा पानी वहां से निकाल लेना चाहिए और जमीन खाली कर देनी चाहिए। यह सुनकर चालाक आदमी का चेहरा भौरन उतर गया। अपनी ही चाल में फंसा देख वो निशब्द हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका तर्क उसी पर उल्टा पड़ जाएगा। नया मालिक, जिसे किराए की धमकी दी जा रही थी, अब मुस्कुरा रहा था। चालाक आदमी का अहंकार चूर हो चुका था। उसे समझ आ गया कि बादशाह के दरबार में झूठ और लालच का कोई स्थान नहीं है, खासकर जब बीरबल न्याय करने के लिए मौजूद हो। उसने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और नए मालिक से कुएं के पानी की भी वाजिब कीमत लेने पर सहमत हो गया। नया मालिक, जो कुछ देर पहले हताश था, अब अत्यंत राहत महसूस कर रहा था और उसने खुशी खुशी पानी का भुगतान कर दिया। इस प्रकार बीरबल की विलक्षण बुद्धि के कारण एक जटिल और अजीबोगरीब दिखने वाला विवाद पल भर में सुलझ गया और न्याय की जीत हुई। सम्राट अकबर, जो ये सारा घटनाक्रम देख रहे थे, बीरबल की इस असाधारण सूझबूझ पर मुग्ध हो गए। उन्होंने ऊंचे स्वर में घोषणा की, बीरबल, तुम सचमुच बुद्धि के सागर हो। तुमने एक जटिल समस्या को इतनी सरलता और तार्किक ढंग से सुलझा दिया कि अपराधी अपनी ही चतुराई के जाल में फंस गया। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य उपहार देकर सम्मानित किया और दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की जय जयकार करने लगे। बीरबल की इस अनोखी न्याय प्रणाली का प्रभाव केवल दरबार तक सीमित नहीं रहा।
ये किस्सा देखते ही देखते आगरा की गलियों से होता हुआ पूरे साम्राज्य में फैल गया। साधारण जनता ने बीरबल के निष्पक्ष निर्णय की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, जिससे उनके प्रति विश्वास और भी गहरा हो गया। ये घटना सभी दरबारियों और यहां तक कि न्याय चाहने वाले अपराधियों के लिए भी एक कड़ा सबक थी। बीरबल की सूझबूझ से बच पाना असंभव था। सम्राट अकबर को भी इस बात का संतोष हुआ कि उन्होंने न्याय के लिए सबसे योग्य व्यक्ति का चयन किया है। इस विशेष निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया कि जहां तर्क और बुद्धि का वास होता है, वहां झूठ की नींव कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वो टिक नहीं सकती। बीरबल का नाम अब सिर्फ एक मंत्री का नहीं, बल्कि साक्षात न्याय और बुद्धिमत्ता का पर्याय बन चुका था। इस घटना के बाद राज्य में जटिल मुकदमों की संख्या में अप्रत्याशित कमी आई, क्योंकि लोग जान चुके थे कि सत्य को छिपाना असंभव है। इस नई व्यवस्था से राज्य में एक सुखद शांति का वातावरण बन गया था। दरबारीगण अब जानते थे कि किसी भी निर्णय में व्यक्तिगत लाभ या पक्षपात की गुंजाइश नहीं है। सम्राट अकबर, जो न्याय के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थे, बीरबल की उपस्थिति से निश्चिंत थे। ये न्यायिक सफलता दरबार के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गई। हालांकि न्यायपालिका की ये शांति बहुत लंबी नहीं चली। कुछ ही हफ्तों बाद एक अत्यंत पेचीदा और भावनात्मक मामला दरबार में प्रस्तुत हुआ। ये मामला दो धनी व्यापारियों के बीच का था, जो वर्षों से मित्र थे, लेकिन अब एक गुप्त समझौते के उल्लंघन को लेकर आमने सामने थे। इस विवाद में कोई भौतिक प्रमाण नहीं था। ये पूरी तरह से भरोसे और शब्दों के आदान प्रदान पर आधारित था। दोनों ही अपनी सत्यता पर जोर दे रहे थे, और झूठ इतना चतुराई से गढ़ा गया था कि सत्य और असत्य का भेद करना असंभव सा लग रहा था। पूरा दरबार असमंजस में पड़ गया। सभी की निगाहें एक बार फिर बीरबल पर टिकी थी। बीरबल ने कुछ क्षणों तक दोनों व्यापारियों का गहन अवलोकन किया। उन्होंने वाद विवाद के सभी तर्क सुने, फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपनी बात शुरू की। महाराज, बीरबल ने बादशाह अकबर को संबोधित किया, चूंकि इस मामले में भौतिक प्रमाण शून्य है, हमें सत्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य के अंतर्मन को टटोलना होगा। इसके बाद बीरबल ने दोनों व्यापारियों को एक अजीब निर्देश दिया। उन्होंने कहा, मैं आप दोनों को यह नहीं बताऊंगा कि दोषी कौन है, लेकिन मैं आप दोनों को कल सुबह एक छोटी, बिना तराशी हुई लकड़ी का टुकड़ा लेकर दरबार में उपस्थित होने का आदेश देता हूं। वो टुकड़ा दोनों के बीच हुए गुप्त समझौते का मूक गवाह बनेगा। पूरे दरबार ने इस अजीबोगरीब मांग पर हैरानी जताई। लकड़ी के टुकड़े से न्याय कैसे होगा? जब दोनों व्यापारी चले गए तो बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, मैंने प्रत्येक व्यापारी को समान लंबाई का एक टुकड़ा लाने को कहा है, परंतु मैंने झूठ बोलने वाले को यह कहकर भ्रमित किया है कि उसका टुकड़ा रात भर में अपने आप 1 इंच बढ़ जाएगा। सत्य की कसौटी पर परखने के लिए झूठा व्यापारी रात में ही अपने टुकड़े को छोटा कर देगा। अगले दिन बीरबल की ये सूझ काम आई। अगले दिन दरबार में दोनों व्यापारी अपने अपने लकड़ी के टुकड़े लेकर हाजिर हुए। बीरबल ने बड़े ध्यान से दोनों टुकड़ों की तुलना की और नाप ली। पहला व्यापारी, जो सच बोल रहा था, उसका टुकड़ा हूबहू उतनी ही लंबाई का था जितना वो कल लाया था। उसने बीरबल के निर्देशानुसार उसे बिल्कुल नहीं छेड़ा था। किंतु जब दूसरे व्यापारी का टुकड़ा मापा गया तो वो ठीक 1 इंच छोटा निकला। उस व्यापारी का चेहरा शर्म और भय से पीला पड़ गया। बीरबल ने विजयी मुस्कान के साथ अकबर को समझाया, हुजूर, अपराधी ये व्यापारी है। इसे विश्वास था कि टुकड़ा रात भर में बढ़ जाएगा, इसलिए इसने गुप्त समझौते की लंबाई को बनाए रखने के लिए रात में ही उसे काटकर छोटा कर दिया। सच्चे व्यापारी ने टुकड़े को छुआ तक नहीं। दोषी व्यापारी के पास कोई बहाना नहीं बचा और उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर बीरबल की इस अनूठी और सूक्ष्म सूझ पर बहुत प्रसन्न हुए और सच्चे व्यापारी को न्याय मिला।
बादशाह अकबर ने तुरंत सच्चे व्यापारी को उसकी हानि का उचित मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही धोखेबाज व्यापारी पर बड़ा जुर्माना लगाते हुए उसे कुछ दिनों के लिए कारावास भेज दिया। इसके बाद उन्होंने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखें अपार स्नेह और गर्व से चमक रही थी। वाह बीरबल, तुम सचमुच अद्वितीय हो। तुम न केवल तर्क की कसौटी पर खरे उतरते हो, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों और मानव मनोविज्ञान की सूक्ष्मताओं को भी बखूबी समझते हो। साधारण व्यक्ति इस रहस्य को कभी नहीं सुलझा पाता। अकबर ने सिंहासन से उठकर बीरबल की पीठ थपथपाई और उन्हें मोतियों की एक बहुमूल्य माला भेंट की। उन्होंने घोषणा की कि बीरबल की सूझबूझ और ईमानदारी ने यह साबित कर दिया कि न्याय केवल कानून की किताबों में नहीं, बल्कि गहरी सोच और विवेक में निहित होता है। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी एक बार फिर बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि के कायल हो गए और चारों ओर बीरबल की जय का उद्घोष गूंज उठा। धोखेबाज व्यक्ति, जिसकी चाल बीरबल ने खोली थी, उसे तुरंत शाही सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया और महाराज के आदेशानुसार उचित दंड सुनाया गया। सभी पीड़ित व्यक्तियों को उनका खोया हुआ सामान और न्याय वापस मिला। महाराज अकबर अत्यंत संतुष्ट थे, लेकिन उनके मन में अभी भी उस रहस्य को लेकर एक सूक्ष्म प्रश्न था। शाम को जब वे बीरबल के साथ निजी कक्ष में बैठे थे, उन्होंने जिज्ञासावश पूछा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि कौन व्यक्ति सच बोल रहा है और कौन झूठ? तुम्हारी युक्ति केवल देखने में सरल थी, पर उसका आधार क्या था? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, न्याय हमेशा बाहरी सबूतों पर निर्भर नहीं करता। मैंने केवल मानव स्वभाव का निरीक्षण किया। अपराधी जानता था कि उसका राज खुल चुका है, इसलिए भयवश उसने वही किया जो एक दोषी व्यक्ति करेगा। सत्य हमेशा हल्का और निर्भीक होता है, जबकि झूठ का बोझ उसे छिपाने वाले के कदमों को धीमा कर देता है। यही मेरी सूझ का आधार था। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया, उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि बीरबल का ज्ञान वास्तव में असाधारण है। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि उस व्यापारी को बंदी बनाया जाए जिसने भयवश छलांग लगाई थी। गिरफ्तार होने पर उस धूर्त व्यापारी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और छिपाया हुआ सारा धन बरामद कर लिया गया। न्याय पाकर याचिकाकर्ता अत्यंत संतुष्ट हुआ। उसने बीरबल के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया, जिसकी सूझबूझ ने उसे उसका खोया हुआ अधिकार वापस दिला दिया था। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करने लगे। इस घटना ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बीरबल की दृष्टि केवल बाहरी सबूतों पर नहीं, बल्कि मानव मन की गहराई पर भी टिकी रहती है। सम्राट अकबर ने अत्यंत प्रसन्न होकर बीरबल को बहुमूल्य उपहार भेंट किए और कहा, बीरबल, तुम्हारा ज्ञान और न्यायपरायणता हमारे साम्राज्य का सच्चा आभूषण है। सम्राट के ये शब्द सुनकर बीरबल ने विनम्रतापूर्वक शीश झुकाया, किंतु दरबार में उपस्थित कई अन्य उच्चाधिकारी ईर्ष्या के भाव से जल उठे। उनकी आंखों में यह स्पष्ट था कि वे बीरबल की बढ़ती ख्याति और सम्राट के विशेष स्नेह को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वे फुसफुसाहट में कहने लगे कि बीरबल का ये न्याय केवल एक संयोग था, जिसे अनावश्यक रूप से महिमा मंडित किया जा रहा है। लेकिन बीरबल इन छिपी हुई आलोचनाओं से अप्रभावित रहे। उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वो संतोष था जो न्याय पाकर उस साधारण नागरिक के चेहरे पर झलका था। बीरबल जानते थे कि केवल कानून की किताबों पर टिके रहने से न्याय अधूरा रह जाता है। सच्चा न्याय तभी होता है जब मनुष्य की नीयत और उसके अंतर्मन को समझा जाए। उनका ये अनूठा दृष्टिकोण ही उन्हें साधारण से असाधारण बनाता था, और इसी कारण उनकी सूझबूझ की कहानियां राजधानी आगरा की गलियों और दूर दराज के गांवों तक फैलती चली गई। उनकी ख्याति को जल्द ही एक और जटिल मामले ने परखा। ये मामला दो पड़ोसियों से जुड़ा था, एक धनवान साहूकार और एक गरीब किसान। साहूकार ने किसान पर धोखे से सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा चुराने का आरोप लगाया। दरबार में किसान ने रोते हुए कसम खाई
कि वो निर्दोष है, जबकि साहूकार ने पक्के सबूत पेश किए, जिनमें किसान के हस्ताक्षर वाला एक पुराना समझौता पत्र भी शामिल था। कानून की कसौटी पर साहूकार का पक्ष मजबूत था और अधिकांश दरबारी उसे ही सच्चा मान रहे थे। उन्हें लग रहा था कि निर्दोषता का नाटक करने वाला किसान ही दोषी है। परंतु बीरबल को साहूकार की आंखें और उसकी अति आत्मविश्वासी मुद्रा असहज लगी। उन्होंने कागजात और बयानों को किनारे रखते हुए न्याय की दिशा मोड़ने का निश्चय किया। बीरबल जानते थे कि सत्य को छुपाया जा सकता है, पर झूठ के पैर हमेशा छोटे होते हैं। उन्होंने साहूकार और किसान से घड़े की प्रकृति और मिट्टी के रंग के बारे में कुछ अप्रत्याशित प्रश्न पूछने शुरू किए, जो सीधे सीधे चोरी से संबंधित नहीं थे। बीरबल ने पहले साहूकार की ओर देखा और पूछा, मान्यवर, जिस घड़े में आपने मोहरें छिपाकर रखी थी, उसकी पेंदी पर किस प्रकार की मिट्टी या बीज चिपके थे? क्या वो अंबरपुर के कारीगरों द्वारा बनाए गए घड़ों जैसा दिखता था? साहूकार, जो केवल चोरी के विवरण पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद कर रहा था, इस अप्रत्याशित प्रश्न से थोड़ा चौंक गया। फिर भी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उसने तुरंत जवाब दिया, जी हां, मुझे अच्छी तरह याद है। वो हल्का पीलापन लिए हुए था और उस पर सरसों के सूखे बीज चिपके हुए थे, जो खेत की मिट्टी के कारण आते हैं। इसके बाद बीरबल ने किसान की ओर मुड़कर वही प्रश्न पूछा। किसान ने बड़ी सादगी से उत्तर दिया, हुजूर, वो एक साधारण मिट्टी का घड़ा था। मैंने उसमें केवल घी रखा था और फिर उसे धोकर वापस कर दिया। मैंने उस पर कभी भी इतने ध्यान से न तो मिट्टी का रंग देखा और न ही कोई बीज। मुझे तो ये भी याद नहीं कि वो किस कारीगर का बनाया था। बीरबल के चेहरे पर एक शांत, विजयी मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत घोषणा की, जहांपनाह, सत्य प्रकट हो चुका है। सभी दरबारी स्तब्ध थे। बीरबल ने व्याख्या की, किसान सच बोल रहा है क्योंकि एक सच्चा और साधारण व्यक्ति किसी उपयोग की वस्तु का इतना सूक्ष्म विवरण याद नहीं रखता, खासकर जब वस्तु केवल मिट्टी का एक घड़ा हो। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, सेठ ने घड़े की मिट्टी का रंग, उस पर पड़ी कारीगरी की छाप और यहां तक कि उसके भीतर के विशेष बीजों का भी वर्णन किया। कोई भी व्यक्ति जिसने केवल घी रखने के लिए साधारण घड़ा किराए पर लिया हो, इतनी बारीकियां क्यों याद रखेगा? ये अतिवर्णन ही उसके झूठ की गवाही देता है। सेठ ने केवल अपने झूठे दावे को मजबूत करने के लिए ये सब बातें गढ़ी हैं, जबकि किसान की सादगी और विवरणों की कमी उसकी सच्चाई को दर्शाती है। अकबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। सत्य अब सूर्य की तरह स्पष्ट था। सेठ का चेहरा उतर गया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी चाल पकड़ी जा चुकी है। अकबर ने तुरंत फैसला सुनाया और सेठ को उसके लालच के लिए दंडित किया गया, जबकि ईमानदार किसान को उसका हक और सम्मान वापस मिला। बीरबल की बुद्धिमानी से एक बार फिर न्याय की जीत हुई। किसान ने भावुक होकर झुकते हुए बादशाह अकबर और बीरबल का बारंबार आभार व्यक्त किया। उसके चेहरे पर अब डर या गरीबी का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और राहत का तेज था। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी बीरबल की सूक्ष्म दृष्टि की प्रशंसा कर रहे थे, जिसने झूठ के अतिवर्णन को ही पकड़ लिया। महाराज अकबर ने स्नेह और गौरव से बीरबल की ओर देखा। वाह बीरबल, तुम सचमुच मेरी बुद्धि की थाती हो। उन्होंने कहा, जहां जटिलता सत्य को छुपाने लगती है, वहां तुम्हारा तार्किक दृष्टिकोण उसे बेनकाब कर देता है। बादशाह ने तुरंत खजांची को आदेश दिया कि किसान को न केवल उसका छीना हुआ धन वापस दिया जाए, बल्कि उसकी ईमानदारी के लिए अतिरिक्त स्वर्ण मुद्राएं भी भेंट की जाए। लालची सेठ को जेल भेज दिया गया। उस दिन एक बार फिर यह सिद्ध हुआ कि सत्ता या धन नहीं, बल्कि विवेक और निष्पक्षता ही सच्चे न्याय का आधार होती है। बीरबल की सूझ ने दरबार की महिमा को और बढ़ा दिया। किसान अपनी स्वर्ण मुद्राओं को देखकर अत्यंत भावुक हो गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने झुककर बादशाह
और बीरबल के चरणों को स्पर्श करना चाहा, पर दोनों ने उसे प्रेम से रोककर उठा लिया। जाओ, अपनी ईमानदारी पर गर्व करो, बादशाह ने स्नेह से कहा। न्याय की यह कहानी शीघ्र ही आगरा की गलियों से निकलकर पूरे साम्राज्य में फैल गई। लोग अब और भी दृढ़ता से ये मानने लगे कि जब तक बीरबल जैसा रत्न बादशाह सलामत के पास है, तब तक किसी भी गरीब या असहाय व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है। बीरबल का नाम न्याय और विवेक का पर्याय बन गया। अगले दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ एकांत में बैठे थे। बीरबल, अकबर ने संतुष्टि की गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी सूझबूझ केवल समस्या का हल नहीं करती, बल्कि ये मेरे शासन की नींव को भी मजबूत करती है। बीरबल ने केवल विनम्रता से सिर झुकाया। वो जानता था कि बादशाह का विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी, और यही विश्वास उन्हें हर जटिल चुनौती का सामना करने की शक्ति देता था। दरबार के बाहर अब एक नई शांति और व्यवस्था का वातावरण छा गया था, परंतु ये शांति अधिक समय तक टिकने वाली नहीं थी। अगले ही मंगलवार को दरबार में एक अत्यंत पेचीदा मामला आया। शहर के दो प्रतिष्ठित व्यापारी, जिनका नाम धनराज और सुखपाल था, एक पुरानी जटिल ताले वाली तिजोरी के स्वामित्व को लेकर आपस में लड़ रहे थे। दोनों दावा करते थे कि ये तिजोरी, जो कि उनके पुरखों की थी और जिसमें बहुमूल्य रत्न रखे थे, उनकी निजी संपत्ति है। समस्या ये थी कि तिजोरी पर कोई विशिष्ट निशान नहीं था और न ही कोई विश्वसनीय गवाह या लिखित दस्तावेज मौजूद था जो एक पक्ष के दावे को सही सिद्ध कर सके। वर्षों से चली आ रही इस विरासत के विवाद ने अकबर को भी उलझन में डाल दिया। ये मामला ऐसा था जहां प्रमाण नहीं, बल्कि सत्य की पहचान जरूरी थी। अकबर ने गहरी चिंता के साथ बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, ये विवाद वर्षों से चल रहा है और कानून के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। यदि तिजोरी तोड़ दी जाए तो संपत्ति का विभाजन करना असंभव हो जाएगा। अब तुम्हें ही अपनी सूझ से इस उलझी हुई गांठ को खोलना होगा और यह पता लगाना होगा कि इन दोनों में से सच्चा मालिक कौन है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए तिजोरी का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू किया। उनकी आंखें कुछ ऐसा तलाश रही थी जो झूठ के पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। बीरबल ने अत्यंत सावधानी से उस भारी लोहे की तिजोरी का निरीक्षण किया। उन्होंने सिर्फ ताले या कब्जों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि तिजोरी के निचले हिस्से को टटोलना शुरू किया। अचानक उनकी उंगलियों ने एक ऐसी सतह को महसूस किया जो बाकी लोहे से थोड़ी अलग थी। तिजोरी के दाहिने निचले कोने पर धूल और जंग की पतली परत के नीचे लोहे पर एक अद्वितीय निशान खुदा हुआ था। यह निशान किसी चाबी या औजार का नहीं था, बल्कि एक विशिष्ट प्रकार के उपकरण का था, जिसका उपयोग तिजोरी को अपनी जगह से धकेलने या उठाने के लिए किया जाता रहा होगा। ये इतनी बारीक खरोंच थी जिसे केवल वही जानता होगा जिसने इसे वर्षों तक संभाला हो। बीरबल तुरंत दोनों दावेदारों की ओर मुड़े। उन्होंने कहा, तिजोरी की असली पहचान इसके अंदर नहीं, बल्कि इसके बाहरी व्यवहार में छिपी है। मुझे ताला खोलने का कोई औजार नहीं चाहिए, बल्कि वह चीज चाहिए जिससे इसे पिछली बार इसके स्थान से हटाया गया था। वो विशेष सहारा जो तुम वर्षों से इसे उठाने के लिए प्रयोग करते रहे हो। दोनों दावेदारों के चेहरे पर अलग अलग भाव आए। एक के चेहरे पर संशय था, जबकि दूसरे की आंखें चमक उठीं। बीरबल ने तुरंत दोनों दावेदारों को एक दिन का समय दिया और स्पष्ट आदेश दिया, कल सूर्योदय से पहले वो विशेष सहारा यहां उपस्थित होना चाहिए। अगले दिन पहला दावेदार, जो असल में चोर था, एक पुराना और बेतरतीब सा लकड़ी का टुकड़ा लेकर आया। उसने तर्क दिया कि तिजोरी उठाने के लिए किसी भी सामान्य वस्तु का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन दूसरा दावेदार आत्मविश्वास से भरा था। वह एक भारी घिसा हुआ चमड़े का पट्टा लेकर आया, जिसके एक सिरे पर तांबे की एक विशिष्ट कलाकृति बनी थी। उसने समझाया, हुजूर, तिजोरी इतनी भारी है कि बिना इस विशिष्ट आधार के इसे जमीन पर घसीटना पड़ता,
लेकिन उठाने पर हमेशा इसी पट्टे का प्रयोग होता था। बीरबल ने वो तांबे की कलाकृति तिजोरी के निचले किनारे पर बनी बारीक खरोंच से मिलाई। दरबार में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। वो तांबे का किनारा खरोंच के आकार और गहराई में बिल्कुल सटीक बैठता था। बीरबल मुस्कुराए और घोषणा की, ये व्यवहार का हस्ताक्षर है जो किसी भी झूठ से बड़ा है। ये तिजोरी इसी व्यक्ति की है। झूठा दावेदार जिसने तिजोरी पर अपना हक बताया था, ये प्रमाण देखते ही कांप उठा। उसकी सारी धूर्तता और आत्मविश्वास एक क्षण में गायब हो गए। वो अपनी नजरें जमीन पर गड़ाए निशब्द खड़ा रहा। बादशाह अकबर ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझते हुए निर्णय सुनाया। उन्होंने आदेश दिया, जिसने चोरी और झूठ दोनों का सहारा लिया, उसे उचित दंड दिया जाए और ये तिजोरी उसके असली मालिक को सम्मान सहित सौंप दी जाए। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। असली मालिक ने झुककर बीरबल और बादशाह का आभार व्यक्त किया। अकबर ने स्नेहपूर्वक बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा मस्तिष्क वाकई अद्भुत है। तुमने एक ऐसे निशान को पहचान लिया जिसे हम सबने मात्र खरोंच समझा था। धन दौलत वापस मिल गई, पर जो न्याय आज मिला उसका मूल्य इन सिक्कों से कहीं अधिक है। इस प्रकार बीरबल की असाधारण सूझबूझ से एक और जटिल मामला तुरंत सुलझ गया। बादशाह अकबर ने अपना आसन छोड़ते हुए संतोष की एक लंबी सांस ली। उन्होंने घोषणा की, आज ये सिद्ध हुआ कि तलवार और धन की शक्ति से कहीं ऊपर सूझबूझ की शक्ति होती है। बीरबल, तुमने केवल न्याय ही नहीं दिलाया, बल्कि पूरे दरबार को ईमानदारी का पाठ भी सिखाया है। दंडित अपराधी को सैनिकों द्वारा तिजोरी के पास से हटाकर कारागार ले जाया गया। असली मालिक की खुशी देखते ही बनती थी। वो बार बार बीरबल के चरणों में झुकना चाहता था, पर बीरबल ने विनम्रता से उसे रोका और कहा, न्याय बादशाह के सिंहासन से आता है, मैं तो बस उसका सेवक हूं। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य मोतियों की माला भेंट की। बीरबल ने वो माला स्वीकार करते हुए कहा, हुजूर, ये आपकी कृपा है। मैं तो बस अपनी बुद्धि का वो छोटा सा हिस्सा प्रयोग कर पाया जो आपने मुझे सेवा में लगाने की अनुमति दी। अगले कई दिनों तक आगरा के बाजार में बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता के चर्चे होते रहे, जिसने एक साधारण खरोंच से इतनी बड़ी चोरी का रहस्य उजागर कर दिया था। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ा खजाना है। कुछ ही सप्ताह बीते थे कि दरबार में एक और जटिल मामला आया। ये विवाद आगरा के दो प्रतिष्ठित व्यापारियों कन्हैयालाल और मंगलदास के बीच था। दोनों एक अत्यंत मूल्यवान वसीयत पर अपना अपना दावा ठोक रहे थे, जिसका संबंध एक बड़ी जमींदारी से था। दोनों व्यापारियों ने हूबहू दिखने वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए और दोनों के पास अपने अपने दावों को सिद्ध करने के लिए विश्वसनीय गवाह भी थे। स्थिति ऐसी थी कि कागज की लिखावट, मुहर और हस्ताक्षर दोनों ही मामलों में प्रामाणिक प्रतीत हो रहे थे। काजी और अन्य दरबारी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ थे। ये विवाद केवल धन का नहीं, बल्कि न्याय की कसौटी का था। बादशाह अकबर ने माथे पर बल पड़ते देखा। उन्होंने अपने अनुभवी सलाहकारों की ओर देखा, पर सबके चेहरे पर उलझन थी। अंततः उन्होंने बीरबल की ओर रुख किया, ये जानते हुए कि इस रहस्य को खोलने की कुंजी केवल उन्हीं की सूझबूझ के पास है। बीरबल ने दोनों दस्तावेजों को ध्यान से देखा और फिर एक शांत मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, इस वसीयत का असली वारिस कौन है, ये जानने के लिए हमें कागज नहीं, बल्कि स्याही से पूछना पड़ेगा। बीरबल ने अपनी बात को विस्तार देते हुए समझाया, हुजूर, जब दो वसीयतें एक ही समय की होने का दावा करती हैं, तो हमें उनकी उम्र की जांच करनी होगी। असली वसीयत की स्याही समय के साथ कागज में पूरी तरह समा चुकी होगी, जबकि नकली या बाद में बनाई गई वसीयत की स्याही अभी भी ताजा रहेगी। उन्होंने तुरंत एक सेवक को बुलाया और उससे दो चीजें लाने को कहा, एक छोटा पात्र जिसमें साफ पानी हो और एक मलमल का महीन टुकड़ा। उन्होंने दरबारियों से कहा कि वे दोनों दस्तावेजों को ध्यान से देखें।
बीरबल ने शांत भाव से दोनों वसीयतों पर स्याही लगे मुख्य स्थान पर बारी बारी से गीले कपड़े को हल्का सा रगड़ा। पहले दस्तावेज की स्याही स्थिर रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, परंतु जैसे ही उन्होंने दूसरे दस्तावेज को छुआ, स्याही फौरन फैलने लगी और कागज पर धब्बे बन गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने नकली वसीयत वाले भाई की ओर देखा, जिसका चेहरा अब सफेद पड़ चुका था। बीरबल ने सम्राट अकबर की ओर रुख किया और विनम्रता से अपनी खोज का कारण बताया। जहां पनाह, पुरानी स्याही जो कई वर्षों पहले प्रयोग की गई होती है, वो कागज के रेशों में पूरी तरह समा जाती है और पानी के संपर्क से स्थिर रहती है। किंतु जो दस्तावेज अभी हाल ही में, शायद रात के अंधेरे में बनाया गया हो, उसकी स्याही केवल कागज की ऊपरी सतह पर ही टिकी रहती है। उन्होंने नकली वसीयत को ऊपर उठाया। पानी के मामूली स्पर्श ने नए लेखन की पोल खोल दी है। बड़े भाई, जिसने लालच में आकर धोखा देने की कोशिश की थी, उसका साहस अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने तुरंत छोटे भाई के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगी और अपना अपराध स्वीकार किया। बादशाह अकबर बीरबल की इस सहज और वैज्ञानिक बुद्धिमानी से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत फैसला सुनाया कि संपत्ति का वास्तविक बंटवारा पुराने, सही दस्तावेज के अनुसार होगा। धोखेबाज बड़े भाई को राज्य की ओर से उचित सजा दी गई और छोटे भाई को न्याय मिला। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने बीरबल की सूझबूझ की भरपूर प्रशंसा की। बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और उनकी सहज बुद्धि की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि न्याय केवल पुस्तकों के नियमों से नहीं होता, बल्कि सूझबूझ और वैज्ञानिक तर्क से भी होता है। तुमने न केवल छोटे भाई को उसका हक दिलाया, बल्कि धोखेबाज बड़े भाई को यह सबक भी सिखाया कि लालच का मार्ग अंततः पतन की ओर ले जाता है। अकबर ने खुश होकर बीरबल को बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट किया और कहा कि तुम्हारे जैसा रत्न उनके दरबार की शोभा है। बीरबल ने बड़े ही आदर से बादशाह का धन्यवाद किया। इस घटना ने एक बार फिर बीरबल को जनता की नजरों में न्याय और बुद्धिमत्ता का प्रतीक बना दिया। ये मामला लोगों के लिए एक मिसाल बन गया कि सत्य की विजय हमेशा निश्चित होती है और बीरबल की सूझबूझ के आगे किसी भी प्रकार का छलकपट टिक नहीं सकता। राज्य में शांति और व्यवस्था का माहौल बना रहा, जिसका श्रेय बीरबल की अद्भुत बुद्धि और निष्पक्षता को जाता था। राज्य में सुख शांति का ये माहौल कुछ ही हफ्तों तक कायम रह सका, जब तक कि राजधानी के बाहरी इलाके से एक अत्यंत विचित्र और पेचीदा मामला दरबार में नहीं लाया गया। यह विवाद एक धनी व्यापारी और एक साधारण किसान के बीच था और मसला एक पुराने कुएं की मिल्कियत, स्वामित्व को लेकर था। किसान रामू का दावा था कि कुआं उसकी पैतृक संपत्ति है, जबकि व्यापारी किशनलाल ये कहकर सबको चौंका रहा था कि उसने कुएं को खरीद लिया है, लेकिन कुएं का पानी नहीं खरीदा है। उसका तर्क था कि चूंकि पानी उसका नहीं है, रामू को तुरंत कुएं से पानी निकालना बंद कर देना चाहिए या फिर उसे कुएं में पानी रखने का किराया देना चाहिए। किशनलाल की इस हास्यास्पद और धूर्त दलील ने सभी दरबारियों को हैरान कर दिया। अकबर भी इस नए प्रकार के छलकपट को सुनकर चिंतित हुए। उन्होंने तुरंत न्याय के लिए बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात धैर्यपूर्वक सुनी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जो ये दर्शा रही थी कि उन्होंने व्यापारी के धोखे को तुरंत भांप लिया है। अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी थी कि वो अपनी अद्भुत सूझबूझ से इस जटिल कुएं और पानी के विवाद का समाधान कैसे करेंगे। बीरबल ने एक क्षण सोचा और फिर किशनलाल की ओर मुड़कर शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हे किशनलाल, तुम्हारी दलील बिल्कुल सही है। यदि तुमने केवल कुआं बेचा है और पानी तुम्हारा है, तो ये पानी तुम्हारी निजी संपत्ति हुआ। बीरबल ने आगे कहा, परंतु जब ये जल तुम्हारी संपत्ति है, तो तुमने इसे रामू के निजी कुएं में क्यों रखा हुआ है? तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो तुम इस पानी को तुरंत कुएं से बाहर निकालो, क्योंकि तुम्हें रामू की निजी संपत्ति कुआं में अपना सामान रखने का कोई अधिकार नहीं है,
या फिर तुम्हें रामू को उसके कुएं का उपयोग करने के लिए तत्काल किराया देना होगा। बीरबल की इस अप्रत्याशित और तर्कपूर्ण उलटवार, काउंटर आर्ग्यूमेंट को सुनकर किशन लाल का चेहरा पीला पड़ गया। वो अपनी ही धूर्तता के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। बादशाह अकबर ने तुरंत न्याय सुनाया और किशन लाल को अपमानित होकर बिना किसी मुआवजे के वहां से लौटना पड़ा। इस प्रकार बीरबल की अद्भुत सूझबूझ से रामू को न्याय मिला। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सिंहासन से उठकर बीरबल की पीठ थपथपाई और दरबारियों की ओर देखकर कहा, देखा, कानूनी दाम पेंचों को किस प्रकार न्याय के सरल धागे में पिरोया जाता है। यही कारण है कि बीरबल मेरे नवरत्नों में सबसे श्रेष्ठ है। रामू ने भावुक होकर बीरबल के चरणों में सिर झुका दिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, हुजूर, आपने मेरा कुआं ही नहीं, मेरी जीविका और मेरा सम्मान भी बचा लिया। बीरबल ने विनम्रता से सारा श्रेय बादशाह की न्यायप्रियता को दिया। उन्होंने कहा कि न्याय का मार्ग हमेशा सीधा होता है, बस उसे देखने के लिए थोड़ी सूझबूझ की आवश्यकता होती है। यह घटना जल्द ही पूरे आगरा में फैल गई। लोगों ने एक बार फिर बीरबल की अद्भुत सूझबूझ की प्रशंसा की, जिसने एक धूर्त व्यापारी की चाल को उसी पर उलट दिया था। किशन लाल की हार और रामू की जीत ने सिद्ध कर दिया कि छलकपट का सहारा लेने वाला व्यक्ति अंततः अपनी ही दुर्बुद्धि के कारण पराजित होता है। न्याय की जीत हुई और रामू शांति तथा सम्मान के साथ अपने घर लौट सका। बादशाह अकबर, जो अब तक चुपचाप सारा घटनाक्रम देख रहे थे, अपने सिंहासन से उठे। उनके चेहरे पर गहरा संतोष और प्रसन्नता झलक रही थी। उन्होंने तुरंत बीरबल को अपने पास बुलाया और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल, अकबर ने स्नेहपूर्वक कहा, तुम सचमुच मेरे दरबार का अनमोल रत्न हो। तुम्हारी सूझबूझ ने केवल रामू को न्याय नहीं दिलाया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि लोग न्यायालय पर अपना विश्वास बनाए रखें। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, ये सब आपकी न्यायप्रियता का प्रभाव है। मैं तो केवल एक सेवक हूं जो आपकी आज्ञा का पालन करता है। सत्य का पता लगाने के लिए अधिक बल नहीं, बल्कि अवलोकन और तर्क की आवश्यकता होती है। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया। ये घटना शीघ्र ही किस्से कहानियों का हिस्सा बन गई, जो पीढ़ियों तक ये बताती रही कि सच्चे न्याय के लिए बल नहीं, बल्कि बुद्धि की आवश्यकता होती है, और बीरबल के पास इसकी कोई कमी नहीं थी। कुछ ही समय में बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का डंका पूरे साम्राज्य में बजने लगा। दूर दराज के प्रांतों से लोग अपनी जटिल समस्याएं लेकर राजधानी पहुंचते थे। ऐसा ही एक दिन था जब दरबार में एक अत्यंत पेचीदा मामला प्रस्तुत हुआ। दो धनी व्यापारी, जो कई वर्षों से साझेदार थे, एक विवाद को लेकर सामने खड़े थे। विवाद था एक अद्वितीय और अत्यंत मूल्यवान हाथी पर, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी युद्ध का रुख पलट सकता है। समस्या ये थी कि हाथी बिल्कुल एक जैसा दिखता था और दोनों व्यापारियों के पास स्वामित्व सिद्ध करने के लिए पुख्ता प्रमाण थे। उनकी गवाहियां भी इतनी विरोधाभासी थी कि कोई भी फैसला देना असंभव लग रहा था। बादशाह अकबर भी इस उलझन को देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर माथे पर हाथ फेरा। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, इस बार मामला केवल कागजात का नहीं है। यह हाथी तो निर्जीव नहीं है, पर इसकी वफादारी का हकदार कौन है, ये जानना आवश्यक है। बीरबल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, जहांपनाह, सत्य की जड़ें हमेशा गहरी होती है। इसे पहचानने के लिए हमें थोड़ा गहराई तक जाना होगा। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर दरबार में खड़े दोनों दावेदारों को ध्यान से देखा। जहांपनाह, उन्होंने कहा, इस मामले का फैसला कागजातों से नहीं, बल्कि प्रेम और वफादारी की कसौटी पर होगा। अगले दिन बीरबल के निर्देश पर एक अद्भुत दृश्य रचा गया। हाथी को महल के आंगन में एक खुले स्थान पर खड़ा किया गया, जबकि दोनों दावेदार, एक धनी व्यापारी
और एक साधारण किसान कुछ दूरी पर खड़े थे। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे जोरदार शोर मचाते हुए हाथी के पास जाएं और उसे नकली चोट पहुंचाने का अभिनय करें। हाथी घबराकर जोर से चिंघाड़ने लगा। इस संकट की घड़ी में बीरबल ने घोषणा की, अब हम देखेंगे कि कौन सच्चा स्नेही है। जो व्यक्ति निडर होकर इस हाथी को बचाने दौड़ेगा वही इसका असली स्वामी होगा। सभी की आंखें उन दोनों दावेदारों पर टिकी थी। व्यापारी तो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, पर किसान की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। किसान की आंखें तुरंत नम हो गई। बिना एक पल की भी देरी किए वो मेरा मोती चिल्लाता हुआ भीड़ को चीरकर हाथी की तरफ दौड़ा। उसने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए नकली हमला कर रहे सिपाहियों के बीच घुसकर हाथी की सूंड को थाम लिया। प्रेम और चिंता की इस प्रतिक्रिया को देखकर हाथी का घबराना कम हुआ और वो अपनी परिचित आवाज सुनकर शांत होने लगा। व्यापारी अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। उसके चेहरे पर भय और चिंता नहीं, बल्कि केवल हार का डर दिखाई दे रहा था। बीरबल ने तुरंत अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा, पशु प्रेम और स्नेह को पहचानता है। जो व्यक्ति संकट में अपनी संपत्ति को बचाने के लिए नहीं दौड़ा, वो कभी भी सच्चा स्वामी नहीं हो सकता। बीरबल ने घोषणा की कि हाथी किसान को सौंप दिया जाए। न्याय होते ही किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, जबकि व्यापारी शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ा रहा। अकबर ने एक बार फिर बीरबल की अद्भुत सूझबूझ की प्रशंसा की। महाराज अकबर बीरबल की इस मौलिक सूझबूझ से इतने प्रभावित हुए कि उनकी आंखों में गर्व की चमक आ गई। उन्होंने तुरंत बीरबल की पीठ थपथपाई और भरे दरबार में घोषणा की, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा न्याय केवल कानून की किताबों में नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की गहरी समझ में छिपा होता है। जो धन का मोह रखता है वो स्वामी होने योग्य नहीं है। इस न्याय के परिणाम स्वरूप व्यापारी को न केवल अपनी संपत्ति गंवानी पड़ी, बल्कि उसे अपनी लालच और झूठ के लिए सार्वजनिक रूप से अपमानित भी होना पड़ा। दूसरी ओर किसान, जिसे अब उसका प्रिय हाथी वापस मिल गया था, खुशी से रोते हुए बीरबल के चरणों में झुक गया। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को मोतियों की एक बहुमूल्य माला और भारी इनाम से सम्मानित किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैल जाए। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने बीरबल की जय जयकार की, ये मानते हुए कि लालच पर प्रेम और ईमानदारी की विजय हुई है। बीते कुछ दिनों में बीरबल का यश चारों दिशाओं में फैल चुका था। उनकी सूझबूझ और न्यायप्रियता की मिसालें दी जाने लगी थी। परंतु सम्राट अकबर के मन में एक नया प्रश्न कौंध रहा था, जो साधारण अपराध से कहीं अधिक जटिल था। एक दोपहर जब दोनों एकांत में थे, अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बाहरी न्याय करना तो सरल है, किंतु किसी व्यक्ति के आंतरिक भावों और इरादों का न्याय कैसे हो? यदि कोई व्यक्ति नेक नियत से कोई कार्य करे पर अनजाने में उसका परिणाम भयंकर निकले, तो क्या उसे भी उसी दंड का भागी होना चाहिए जिसका हकदार एक दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति है? ये प्रश्न सुनकर बीरबल ने केवल मुस्कुराया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये एक गहरा विषय है। इरादे और परिणाम के बीच के अंतर को शब्दों से समझाना कठिन है। मैं आपको इसका उत्तर शीघ्र ही एक व्यावहारिक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत करूंगा। ये कहते हुए बीरबल ने शाही रसोई घर के निरीक्षण की अनुमति मांगी, जिससे अकबर के मन में उत्सुकता और बढ़ गई कि बीरबल अब किस नई सूझ से इस दार्शनिक प्रश्न को सुलझाएंगे। बीरबल सीधे शाही रसोई की ओर बढ़े। उन्होंने मुख्य बावर्ची को बुलाया और उसे एक अजीबोगरीब निर्देश दिया। आज रात के भोज में तुम्हें एक नई विशेष खीर बनानी है, बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, और इसमें तुम्हें एक खास तरह का नमक, जिसे मैंने स्वयं चुना है, अत्यधिक मात्रा में मिलाना होगा। ये नमक दिखने में बिल्कुल सामान्य है, लेकिन अगर ज्यादा डाला गया तो खीर इतनी कसैली हो जाएगी कि कोई खा नहीं पाएगा। बावर्ची थोड़ा घबराया, लेकिन हुजूर, अगर खीर खराब हुई तो मुझे दंड मिलेगा।
बीरबल ने उसे आश्वस्त किया, तुम्हारा इरादा सेवा करना है बावर्ची। तुम केवल मेरा आदेश मान रहे हो। बस सुनिश्चित करो कि स्वाद पूरी तरह से बिगड़ जाए। बावर्ची ने बीरबल के आदेश का पालन किया। उसका इरादा शुद्ध था, शाही हुक्म पूरा करना। शाम को जब भोजन परोसा गया तो अकबर के चेहरे पर उत्सुकता थी। जैसे ही उन्होंने उस विशेष खीर का एक चम्मच चखा, उनका चेहरा सिकुड़ गया। उन्होंने क्रोधित होकर रसोई के कर्मचारी को तुरंत दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। न्याय का समय निकट था। बावर्ची और रसोई के अन्य कर्मचारी कांपते हुए अकबर के सामने खड़े थे। दरबार में सन्नाटा था, जो केवल सम्राट के क्रोधित श्वास से भंग हो रहा था। अकबर ने अपनी आंखें संकरी करते हुए कहा, तुम्हारी ये क्या हिमाकत है? तुम्हें पता है कि शाही रसोई में लापरवाही का क्या अंजाम होता है? कौन था वो मूर्ख जिसने इस खीर में नमक और मिर्च मिलाई? भय से बावर्ची की आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने सच नहीं बताया तो निर्दोष सहायकों को दंड मिलेगा। वो हिम्मत जुटाकर आगे आया। माफ करें जहांपनाह, ये खीर मैंने बनाई थी और मैंने ही इसका स्वाद बिगाड़ा, लेकिन मेरा इरादा नेक था। मैंने केवल बीरबल जी के आदेश का पालन किया। ये सुनकर दरबार अचंभित रह गया। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा, जिनकी मुस्कुराहट रहस्यमय थी। बीरबल, ये कैसी मूर्खता है? क्या तुम जानबूझकर मेरी दावत खराब करवा रहे हो? बीरबल ने कामली उत्तर दिया, महाराज, यही वो न्याय है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अकबर का माथा ठनका। न्याय? क्या तुम मुझे पहेलियों में उलझाओगे? बीरबल, साफ साफ बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया? बीरबल ने सम्मान से सिर झुकाया। जहांपनाह, मैंने जानबूझकर बावर्ची को खीर में एक विशेष मसाला अधिक डालने का आदेश दिया था। मैं देखना चाहता था कि जब खीर का स्वाद खराब होगा तो इसका दोष कौन अपने ऊपर लेता है, एक निर्दोष सहायक या असली दोषी? बीरबल आगे बोले, असल में शाही रसोई से महंगी सामग्री गायब हो रही थी और उसकी जगह घटिया चीजें इस्तेमाल की जा रही थी। बावर्ची के पास अच्छी गुणवत्ता वाली खीर बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी ही नहीं। मैंने ये चाल इसलिए चली ताकि जो व्यक्ति रसोई की सामग्री चोरी कर रहा था वो डर के मारे अपनी गलती माने, लेकिन उसने स्वयं आगे आने के बजाय बावर्ची को बलि का बकरा बनाना चाहा। उन्होंने दरबार में उपस्थित उच्च अधिकारी मीर बख्शी की ओर इशारा किया, जो अब पसीना पोंछ रहा था। महाराज, इस चोरी के पीछे मीर बख्शी का हाथ है। उन्होंने ही घटिया सामग्री सप्लाई करने का दबाव बनाया और सोचा कि खीर खराब होने पर भी कोई सवाल नहीं करेगा। मीर बख्शी का रंग उड़ गया। महाराज अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। मीर बख्शी, क्या यह सच है? डर के मारे मीर बख्शी कांपने लगा, लेकिन वो अब भी अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहा था। नहीं महाराज, बीरबल मुझे फंसा रहे हैं। बीरबल शांत रहे। उन्होंने एक मोहबंद बक्सा आगे किया। जहांपनाह, जब बावर्ची को घटिया सामग्री मिली, मैंने तुरंत उसे बदलवा दिया और जो उत्तम सामग्री, शुद्ध घी, केसर और सूखे मेवे चोरी हुई थी, वो यहां सुरक्षित रखी है। मैंने बावर्ची को निर्देश दिया था कि वो खीर जानबूझकर खराब ही बनाए, ताकि चोर को लगे कि उसकी चाल सफल हो गई है। बीरबल ने आगे बताया, आज सुबह मीर बख्शी ने चोरी किए माल को छिपाने की जल्दी में खीर खराब बनने का दोष बावर्ची पर डालकर उसे डराया धमकाया। उसका ये व्यवहार ही मेरे संदेह का अंतिम प्रमाण था। ये सुनकर मीर बख्शी पूरी तरह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल लिया। अकबर ने तुरंत उसे दंडित कर कारावास भेजने का हुक्म सुनाया। बीरबल की सूझबूझ से न केवल निर्दोष बावर्ची को न्याय मिला, बल्कि दरबार का एक बड़ा चोर भी पकड़ा गया। अकबर बादशाह बीरबल की ओर मुड़े। उनकी आंखों में गर्व और आश्चर्य का भाव था। वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की कोई सीमा नहीं है
उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा, एक छोटी सी खीर की घटना को तुमने इतनी बड़ी साजिश को उजागर करने का हथियार बना दिया। तुमने साबित कर दिया कि न्याय पाने के लिए तलवार नहीं, बल्कि तेज दिमाग और सूक्ष्म अवलोकन की आवश्यकता होती है। सम्राट ने तुरंत आदेश दिया कि निर्दोष बावर्ची को न केवल उसकी नौकरी पर वापस रखा जाए, बल्कि उसकी ईमानदारी और वफादारी के लिए उसे उचित इनाम भी दिया जाए। मीर बख्शी के पद को तुरंत हटा दिया गया और दरबार में उसके धोखे से उपजा हुआ विश्वास का संकट समाप्त हो गया। सारा दरबार बीरबल की सूझबूझ की सराहना में तालियां बजाने लगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, केवल यह संतोष था कि सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों न हो। एक बार फिर बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि उनकी बुद्धि ही बादशाहत का सबसे अमूल्य रत्न थी। अकबर ने एक गहरी सांस ली और बीरबल को इशारा करके अपने सिंहासन के निकट बुलाया। बीरबल, बादशाह ने गर्मजोशी से कहा, तुमने आज एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि तलवार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुमने न केवल एक निर्दोष को बचाया, बल्कि दरबार की बुनियाद में जमी धोखे की धूल को भी साफ कर दिया। लेकिन मुझे बताओ, तुमने कैसे इतनी आसानी से मीर बख्शी के जाल को खोल दिया? उस वफादार सेवक की निष्ठा पर संदेह करना तो बहुत आसान था। बीरबल ने अदब से झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, सत्य किसी पदवी या दिखावे का मोहताज नहीं होता। मैंने केवल यह देखा कि एक व्यक्ति अपने सम्मान की रक्षा के लिए कितना जोखिम उठाने को तैयार था, और दूसरे ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कैसा झूठ गढ़ा। विश्वासघात हमेशा असंतुष्टि की मिट्टी में पनपता है, जबकि वफादारी हमेशा दृढ़ रहती है। सच्चे न्याय के लिए केवल खुली आंखें और एक स्थिर मन चाहिए। अकबर मुस्कुराए और उन्होंने बीरबल को स्नेह से गले लगा लिया। अकबर ने सिंहासन पर वापस बैठते हुए अपने चेहरे की संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ तुरंत दरबारियों की ओर मुड़े। उनकी आवाज में अब निर्णय का दृढ़ स्वर था। बीरबल की सूझ ने सत्य का मार्ग स्पष्ट कर दिया है। उस वफादार सेवक की निष्ठा संदेह से परे सिद्ध हुई है। मैं न केवल उसे उसकी पदवी और सम्मान के साथ बहाल करता हूं, बल्कि उसकी अटूट ईमानदारी के लिए स्वर्ण मुद्राओं से उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। सम्राट ने फिर उस दरबारी की ओर देखा जिसने झूठी शिकायत की थी और जिसने अपने पद और स्वार्थ की रक्षा के लिए झूठ का सहारा लिया। उसे इसी क्षण दरबार से निष्कासित किया जाता है। धोखेबाज का स्थान हमारी सल्तनत में नहीं हो सकता। यह सुनकर बीरबल के न्याय की कुशलता की गूंज पूरे दरबार में फैल गई। सेवक ने जमीन पर झुककर सम्राट के प्रति अपना गहरा आभार व्यक्त किया। उस दिन यह स्पष्ट हो गया कि बीरबल का न्याय केवल तथ्यों पर आधारित नहीं था, बल्कि वह चरित्र की गहराई को भी पहचानता था। सम्राट अकबर ने एक लंबी गहरी सांस ली और गर्व से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम एक बार फिर साबित कर दिया कि न्याय की देवी की आंखें भले ही बंद हों, लेकिन तुम्हारे विवेक की दृष्टि अत्यंत तीक्ष्ण है। उन्होंने भरी सभा में बीरबल को एक बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट किया। यह सम्मान केवल तुम्हारी बुद्धि का नहीं, बल्कि तुम्हारी सत्यनिष्ठा का प्रतीक है। बीरबल ने विनम्रता से सम्राट के चरणों को छुआ और कहा, जहांपनाह, मैं तो बस सत्य का सेवक हूं। सत्य की परख करना ही एक सलाहकार का कर्तव्य है। इस घटना ने दरबार के अन्य चापलूस और षड्यंत्रकारी दरबारियों को कड़ा सबक सिखाया। उन्हें यह ज्ञात हो गया था कि बीरबल की सूझबूझ के सामने किसी का झूठ नहीं टिक सकता। उस दिन के बाद सल्तनत में हर छोटे बड़े सेवक ने बिना भय के अपनी बात रखनी शुरू कर दी, ये जानते हुए कि सच्चा न्याय अवश्य मिलेगा। बीरबल का यह निराला तरीका, जहां उन्होंने केवल कागजी सबूतों पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंतर्मन और चरित्र पर भरोसा किया, उन्हें हमेशा के लिए महान न्यायाधीशों की श्रेणी में स्थापित कर गया। कुछ समय बाद बादशाह अकबर के दरबार में एक अत्यंत पेचीदा मामला सामने आया। दो समृद्ध किसान, जिनके नाम रामधन और श्यामधन थे,
एक बहुमूल्य जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद कर रहे थे। वर्षों से दोनों उस जमीन पर खेती करते आ रहे थे, लेकिन अब एक पुराने दस्तावेज के आधार पर दोनों ही खुद को उसका असली वारिस बता रहे थे। जब पारंपरिक कागजात और गवाहों के बयान पेश किए गए तो स्थिति और भी उलझ गई। एक पक्ष का साक्ष्य दूसरे का खंडन कर रहा था। लग रहा था कि यह विवाद कभी खत्म नहीं होगा। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, यह मामला इतना गूढ़ है कि सत्य और असत्य का भेद करना असंभव है। बीरबल, अब तुम्हारी असाधारण सूझबूझ ही न्याय का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। बीरबल ने दोनों किसानों को ध्यान से देखा। उन्होंने बिना कोई सवाल किए दरबारियों को निर्देश दिया कि वे उस विवादित जमीन से एक घड़ा मिट्टी भरकर लाएं। सभी आश्चर्यचकित थे कि न्याय की प्रक्रिया में मिट्टी का क्या काम। घड़ा आने पर बीरबल ने वो मिट्टी दरबार के बीचों बीच रख दी। बीरबल ने उस मिट्टी के घड़े को प्रणाम किया और गंभीर स्वर में बोले, हे पृथ्वी की पुत्री, तुम स्वयं इस विवाद की सबसे बड़ी साक्षी हो। बताओ, इन दोनों में से तुम्हारा सच्चा स्वामी कौन है? दरबार में पूर्ण सन्नाटा छा गया। सभी ये देखने को आतुर थे कि मिट्टी कैसे उत्तर देगी। स्वाभाविक रूप से मिट्टी मौन रही। बीरबल ने पहले किसान से कहा, तुम अपनी जमीन की मिट्टी को ध्यान से देखो, क्या ये तुम्हें कुछ कह रही है? किसान ने घड़े की ओर देखा और उपेक्षा से बोला, ये तो बस मिट्टी है जनाब, ये भला क्या बोलेगी? इसके बाद बीरबल दूसरे किसान की ओर मुड़े। उन्होंने एक सिपाही को इशारा किया कि वो घड़े को जमीन पर पलट दे। जैसे ही सिपाही ने घड़े को उलटने का प्रयास किया, दूसरा किसान चीख उठा और घड़े को बचाने के लिए लपक पड़ा। वो कांपते हुए बोला, नहीं, ये जमीन मेरे पुरखों की है, ये मेरी मां के समान है, इसे ऐसे अपमानित मत कीजिए। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अकबर की ओर देखकर कहा, हुजूर, न्याय हो चुका है। मिट्टी ने अपना सच्चा मालिक चुन लिया है। बादशाह अकबर, जो अब तक ये नाटक देख रहे थे, बीरबल की सूझबूझ पर अचंभित रह गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, ये क्या पहेली है बीरबल? तुम कैसे कह सकते हो कि इस मिट्टी ने ही अपना सच्चा स्वामी चुन लिया है? बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, जहां अपना, जब मैंने घड़े को पलटने का प्रयास किया तो पहला किसान निश्चिंत खड़ा रहा। उसके लिए वो मिट्टी मात्र एक वस्तु थी जिससे उसे कोई लगाव नहीं था। लेकिन दूसरे किसान ने घड़े को अपनी मां के समान बताकर उसकी रक्षा की। सच्चा मालिक वही होता है जो अपनी जमीन को केवल संपत्ति नहीं बल्कि परिवार मानता है। अकबर ने तुरंत सिर हिलाकर सहमति दी। उन्होंने आदेश दिया कि पहले किसान को उसके लालच के लिए कारागार भेजा जाए और वो पुश्तैनी जमीन तुरंत दूसरे किसान को सौंप दी जाए। उस दिन एक बार फिर दरबार में बीरबल की सूझबूझ और न्यायप्रियता की जय जयकार हुई। न्याय होते ही दरबार में एक गहन शांति छा गई। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे और बीरबल की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि असली दौलत जमीन नहीं बल्कि जमीर, अंतरात्मा होती है। जिस प्रकार तुमने एक घड़े को आधार बनाकर सत्य को सामने रखा, वो असाधारण है। साधारण तर्क यहां विफल हो जाते, परंतु तुम्हारी सूझबूझ ने केवल एक जमीन का विवाद नहीं सुलझाया बल्कि ये भी स्थापित किया कि न्याय हमेशा मानवीय भावनाओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। सच्चा किसान, जिसे न्याय मिला था, खुशी के मारे बादशाह और बीरबल के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हुजूर, आपने मेरा घर और मेरी इज्जत बचा ली। उस दिन से बीरबल का नाम न केवल न्याय के लिए बल्कि मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए भी जाना जाने लगा। अकबर जानते थे कि उनके साम्राज्य की नींव ईंटों पर नहीं बल्कि बीरबल जैसे रत्नों की बुद्धिमत्ता पर टिकी है। इस घटना के बाद पूरे राज्य में बीरबल की बुद्धिमत्ता के किस्से और भी उत्साह से सुनाए जाने लगे। बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा दरबार के कुछ ईर्ष्यालु सदस्यों को चुभने लगी।
उन्हें लगता था कि बीरबल केवल भाग्य के बल पर सफल होते हैं, न कि सच्ची सूझबूझ के कारण। इनमें से प्रमुख थे राजदरबार के महामंत्री, जिनका मानना था कि बीरबल केवल लोकलुभावन बातें करते हैं। एक दिन महामंत्री ने भरी सभा में अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना आवश्यक है। न्याय तो कोई भी कर सकता है, लेकिन असली ज्ञान तो अगम्य प्रश्नों का उत्तर देने में है। अकबर ने पूछा, कैसा प्रश्न? महामंत्री ने तुरंत बीरबल की ओर देखते हुए एक ऐसी चुनौती पेश की जिसका जवाब देना असंभव प्रतीत होता था। अगर बीरबल इतने ही महान हैं, तो वे हमें ये गिनकर बताएं कि इस विशाल आगरा शहर में कुल कितने किवे निवास करते हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसा प्रश्न था? भला कोई व्यक्ति पूरे शहर के कवों को कैसे गिन सकता था? सभी दरबारी, महामंत्री समेत, बीरबल की असफलता देखने को उत्सुक थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं थी। चुनौती स्वीकार की जा चुकी थी। समाप्त।